पाठ 24 लिखित अभिव्यक्ति रिटन एक्सप्रेशन। लिखित कौशलों पढ़ना और लिखना का विकास। लिखित कौशलों के विकास के लिए छात्रों को छपी हुई सामग्री दी जा सकती है और उसे पढ़वाकर उससे संबंधित गतिविधियों का लेखन कराया जाएगा। लेखन कौशलों के विकास के लिए अध्यापक निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं। पढ़ना कौशल के विकास के लिए पुस्तकालय से छात्रों के स्तर की कविताएं, कहानियां, चुटकुले, एकांकी या नाटकों के अंश या सरल वार्तालाप एकत्रित करें और समय समय पर उन्हें पढ़ने के लिए छात्रों को प्रेरित करें। इस कार्य के लिए साहित्यिक पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं की मदद ली जा सकती है। छात्रों से पढ़ना आरंभ करने से पहले अध्यापक स्वयं उन रचनाओं को आदर्श वाचन के रूप में पढ़कर सुनाएं। छात्रों को वाचन के लिए जो भी सामग्री दी जा रही है, बाद में उसी सामग्री का अनुलेखन कराएं, जिससे छात्रों के लेखन कौशल के विकास में मदद मिल सके। मौखिक कौशल के विकास के समय जिस सामग्री कविता, कहानी, नाटक या एकांकी, वार्तालाप आदि का उपयोग मौखिक रूप से बोलने के लिए किया गया था, अब उसी को लेखन के लिए भी दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए जिन कविताओं, कहानियों, लेखों आदि पर मौखिक प्रश्न पूछे गए थे, अब उन्हीं प्रश्नों के उत्तर लिखवाएं। इसके अलावा नई सामग्री भी दें। लेखन कौशल के विकास के लिए भाषा खेलों जैसे शब्द सीढ़ी, वर्ग पहेली आदि का आयोजन करें और छात्रों को उन्हें लिखकर पूरा करने के लिए प्रेरित करें। लेखन कौशल के विकास के लिए छात्रों को कुछ संक्षिप्त कहानियां दें और उन कहानियों को वार्तालाप या एकांकी में प्रस्तुत करवाएं। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अवसर पर कार्यक्रम संयोजक, एंकर द्वारा किस तरह कार्यक्रम की मौखिक प्रस्तुति की जाती है, किस तरह आमंत्रित अतिथि का परिचय दिया जाता है तथा कार्यक्रम की समाप्ति पर किस तरह धन्यवाद दिया जाता है आदि को छात्र सीखें, जिससे अवसर पड़ने पर मंच संचालन कर सकें। परंतु इस कार्य में मौखिक दक्षता प्राप्त करने से पहले यह जरूरी है कि छात्र प्रस्तुति, अतिथि परिचय, धन्यवाद ज्ञापन आदि का लिखकर अभ्यास करें। अतः मंच संचालन से संबंधित सभी बातों का लिखित रूप से अभ्यास कराएं। यहाँ हम उदाहरण के लिए एक चुटकुला, एक वार्तालाप तथा एक कहानी ले रहे हैं। चुटकुला। एक बच्चा पड़ोसी डॉक्टर से बात करते हुए। बच्चा: डॉक्टर अंकल, कल आप हमारे यहाँ दावत में क्यों नहीं आए? डॉक्टर: नहीं आया तो अच्छा ही रहा। बच्चा: क्यों? डॉक्टर: फिर दावत खाकर लौटने वाले मरीजों को कौन देखता? इस चुटकुले पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखवाए जा सकते हैं। कौन किससे प्रश्न कर रहा है? दावत किसके घर में थी? बच्चे ने डॉक्टर से क्या पूछा? डॉक्टर ने दावत में न आने का क्या कारण बताया? सभी लोग दावत खाकर डॉक्टर के पास क्यों गए होंगे? निर्देश: सभी प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप में दें। इसी तरह अन्य चुटकुले छात्रों को टंकित सामग्री के रूप में दें और उस पर प्रश्न पूछें तथा छात्रों से उन प्रश्नों के उत्तर लिखवाएं। वार्तालाप। सलीम: यार रंजीत, कल तुमने प्रधानमंत्री का भाषण सुना? उन्होंने घोषित किया कि शीघ्र ही हमारे देश में बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। रंजीत: हाँ सलीम, सुना है कि पहली बुलेट ट्रेन मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलाई जाएगी। रंजीत, ये बताओ, हमारे जैसे गरीब देश को बुलेट ट्रेन की जरूरत क्यों है? हम अपनी बुनियादी आवश्यकताएं जैसे पानी, बिजली, मकान, शौचालय आदि को तो पूरा कर नहीं पाए। बुलेट ट्रेन का क्या करेंगे? नहीं सलीम, सरकार देश के चहुमुखी विकास के लिए कटिबद्ध है। धीरे धीरे सब कुछ ठीक होगा और बुलेट ट्रेन कोई 1-2 साल में तो आएगी नहीं। जब तक बुलेट ट्रेन आएगी, देश की आम जरूरतें काफी हद तक नियंत्रण में होंगी। तुम तो आशावादी हो, मुझे तो इन नेताओं की बातों पर भरोसा नहीं होता। तुम इस बात से तो सहमत होगे कि सरकार ने अब तक जो भी कदम उठाए हैं सभी आम आदमी के हित में है? हाँ, इस बात से तो मैं सहमत हूँ। तो बस विश्वास बनाए रखो। जनता यदि अपने कर्तव्य ईमानदारी से निभाती रहेगी तो देखना देश कुछ ही सालों में बुलंदियों को छुएगा। ऊपर वाला ऐसा ही करे, मैं तो नाउम्मीद नहीं हूँ। चलो अच्छे दिनों का इंतजार करते हैं।
इस वार्तालाप को सुनाकर इस प्रकार के लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न, कौन किससे बात कर रहा है? भाषण किसने दिया था? भाषण में क्या घोषणा की गई थी? पहली बुलेट ट्रेन किन दो नगरों के मध्य चलाई जाएगी? बुलेट ट्रेन के विषय में सलीम की क्या सोच थी? रंजीत और सलीम की सोच में क्या अंतर था? आशावादी होने का क्या अर्थ है? हमारा देश बुलंदियों को छूने में कैसे सफल होगा? विभिन्न विषयों पर इसी तरह के अन्य वार्तालाप लिखवाएं और उन पर प्रश्न पूछें तथा प्रश्नों के उत्तर लिखवाएं। कहानी लेखन। बच्चों को कहानी सुनना सबसे अच्छा लगता है, अतः उन्हें छोटी छोटी कहानियां सुनाएं और उनसे संबंधित प्रश्न पूछें। कहानी यदि बड़ी है तो उसको खंडों में विभाजित कर लें और प्रत्येक खंड को अलग अलग सुनाकर प्रत्येक खंड से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते। नीचे नमूने के लिए एक कहानी दी जा रही है। लालची कुत्ता। एक कुत्ते को मांस की दुकान के सामने से हड्डी का एक टुकड़ा मिल गया। उसने सोचा कि इसे नदी के उस पार जाकर आराम से खाऊंगा। वह पुल से होकर नदी के पार जाने लगा। पुल पार करते समय नदी के पानी में उसने अपनी परछाई देखी और उसे दूसरा कुत्ता समझ लिया। दूसरे कुत्ते के मुंह में भी वैसा ही हड्डी का टुकड़ा देखकर उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि दूसरे कुत्ते की हड्डी का टुकड़ा भी क्यों ना ले लूं। इसके लिए वह पानी वाले कुत्ते पर गुर्राया। इससे उसकी अपनी हड्डी का टुकड़ा भी नदी में गिर गया। इस तरह दूसरे कुत्ते की हड्डी के लालच में उसने अपनी हड्डी का टुकड़ा भी गंवा दिया। इस कहानी पर छात्रों से इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न, कुत्ते को हड्डी का टुकड़ा कहाँ से मिला? हड्डी का टुकड़ा पाने के बाद कुत्ते ने क्या सोचा? कुत्ते ने पुल पार करते हुए क्या देखा? कुत्ते के मन में लालच कैसे आ गया? कुत्ते ने दूसरा हड्डी का टुकड़ा प्राप्त करने के लिए क्या किया? कुत्ते ने हड्डी का टुकड़ा कैसे गंवा दिया? उत्तर: 1. कुत्ते को हड्डी का टुकड़ा मांस की दुकान के सामने से मिला। 2. हड्डी का टुकड़ा पाने के बाद कुत्ते ने सोचा कि इसे नदी के उस पार जाकर आराम से खाऊंगा। 3. कुत्ते ने पुल पार करते हुए नदी के पानी में अपनी परछाई देखी और उसे दूसरा कुत्ता समझ लिया। 4. दूसरे कुत्ते के मुंह में हड्डी का वैसा टुकड़ा देखकर कुत्ते के मन में लालच आ गया। 5. कुत्ते ने दूसरा हड्डी का टुकड़ा प्राप्त करने के लिए पानी वाले कुत्ते पर गुर्राना शुरू कर दिया। 6. कुत्ता लालच के कारण पानी वाले कुत्ते पर जैसे ही गुर्राया वैसे ही उसका टुकड़ा भी पानी में गिर गया। कहानी को वार्तालाप या एकांकी में बदलना। बड़ी से बड़ी हानि में भी निराश ना हो। एक भिखारी नरेंद्र सिंह के घर पर भिक्षा मांगने के लिए पहुंच गया। भिखारी ने दरवाजा खटखटाया। नरेंद्र सिंह बाहर आए। भिखारी ने गिड़गिड़ाते हुए भीख मांगी, पर उनकी जेब में देने के लिए कुछ न निकला। वे कुछ दुखी होकर घर के अंदर गए और एक बर्तन उठाकर भिखारी को यह कहकर दे दिया कि इसे बेचकर जो कुछ भी मिले रख लेना। भिखारी दुआएं देकर चला गया। भिखारी के जाने के थोड़ी देर बाद ही वहां नरेंद्र सिंह की पत्नी आई और बर्तन न पाकर चिल्लाने लगी, अरे क्या कर दिया आपने? चांदी का बर्तन भिखारी को दे दिया। दौड़ो दौड़ो और उसे वापस लेकर आओ। नरेंद्र सिंह दौड़ते हुए गए और भिखारी को रोक कर कहा, भाई मेरी पत्नी ने मुझे जानकारी दी है कि यह बर्तन चांदी का है, कृपया इसे सस्ते में मत बेच दीजिएगा। वहीं पर खड़े नरेंद्र सिंह के एक मित्र ने उससे पूछा, मित्र, जब आपको पता चल गया था कि ये बर्तन चांदी का है तो भी उसे क्यों ले जाने दिया? नरेंद्र सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, मन को इस बात का अभ्यस्त बनाने के लिए कि वह बड़ी से बड़ी हानि में भी कभी दुखी और निराश न हो। एक भिखारी का नरेंद्र सिंह के घर पर भिक्षा मांगने के लिए पहुंचकर दरवाजा खटखटाना और नरेंद्र सिंह का दरवाजा खोलकर बाहर आना। नरेंद्र, कौन है भाई? भिखारी गिड़गिड़ाते हुए, मालिक कुछ दे दीजिए, बेसहारा हूँ, मेरी मदद कीजिए। नरेंद्र जेब टटोलते हुए, जेब में तो एक पैसा भी नहीं है, रुको मैं देखता हूँ। घर के अंदर से एक बर्तन उठाकर लाना और भिखारी को देते हुए कहना, लो भाई यह बर्तन ले जाओ, इसे बेचकर जो भी मिले रख लेना। भिखारी
भगवान आपको सलामत रखे। भिखारी के जाने के बाद नरेंद्र सिंह की पत्नी का घर में प्रवेश। पत्नी घर में बर्तन न पाकर चिल्लाते हुए, अरे क्या कर दिया आपने? चांदी का बर्तन भिखारी को दे दिया। दौड़ो दौड़ो और उसे वापस लेकर आओ। नरेंद्र सिंह का दौड़कर भिखारी के पास पहुंचना और उससे कुछ कहना। नरेंद्र, भाई मेरी पत्नी ने मुझे जानकारी दी है कि यह बर्तन चांदी का है, कृपया इसे सस्ते में मत बेच दीजिएगा। वहीं खड़े नरेंद्र के मित्र का उससे पूछना। मित्र, जब आपको पता चल गया था कि ये बर्तन चांदी का है तो भी उसे बर्तन क्यों ले जाने दिया? नरेंद्र मुस्कुराते हुए, मन को इस बात का अभ्यस्त बनाने के लिए कि वह बड़ी से बड़ी हानि में भी कभी दुखी और निराश न हो। मंच संचालन। विद्यालयों में समय समय पर विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं। इनका आयोजन करने के लिए किसी न किसी अतिथि को आमंत्रित किया जाता है। इन कार्यक्रमों के संयोजन या संचालन, एंकरिंग का कार्य किसी न किसी छात्र द्वारा किया जाता है। कार्यक्रम के आरंभ में संयोजक कार्यक्रम के बारे में बताता है, जो अतिथि पधारे हैं उनका परिचय देता है और उनका स्वागत करता है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने वाले छात्र छात्राओं को उनकी प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करता है। कार्यक्रम की समाप्ति पर अतिथि एवं श्रोताओं आदि को धन्यवाद देता है अथवा किसी पूर्व निर्धारित छात्र को धन्यवाद देने के लिए आमंत्रित करता है। कुल मिलाकर सांस्कृतिक कार्यक्रम के समय मौखिक रूप से मंच संचालन कैसे करना है, यह छात्रों को सिखाया जाना चाहिए। ध्यान रखिए, यद्यपि मंच संचालन को मौखिक रूप से संपन्न किया जाता है, पर कक्षा 7 के छात्रों से हम यह अपेक्षा नहीं करते कि वे एकदम मौखिक प्रस्तुति कर सकेंगे। अतः यह आवश्यक है कि इन समस्त कार्यों को छात्रों से पहले लिखित रूप में अभ्यास कराया जाना चाहिए। नीचे हम इसी तरह की प्रस्तुति का एक नमूना दे रहे हैं। निर्देश। आपके विद्यालय में समय समय पर विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले छात्रों को पुरस्कार दिए जाने थे। इसके लिए पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जाने माने खिलाड़ी श्री उमेश वर्मा को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम के संयोजन का उत्तरदायित्व कक्षा 7 के छात्र अक्षय शर्मा को दिया गया। अक्षय को मंच संचालन कैसे करना है, उसका एक नमूना नीचे प्रस्तुत है। संयोजक द्वारा प्रस्तुति। इस सदन में उपस्थित सभी साथियों, मंच पर उपस्थित गुरुजनों एवं आज के मुख्य अतिथि का मैं अक्षय शर्मा विद्यालय की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज हम लोग यहाँ पुरस्कार वितरण समारोह के लिए एकत्रित हुए हैं। आज उन सभी छात्र छात्राओं को माननीय अतिथि महोदय के कर कमलों से पुरस्कार दिए जाएंगे, जिन्होंने समय समय पर विभिन्न क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में भाग लिया और सफलता प्राप्त की है। मैं सभी सफल खिलाड़ियों को अपनी ओर से बधाई देता हूँ। अतिथि परिचय। आज के इस कार्यक्रम में खेल जगत की जिस हस्ती को आमंत्रित किया गया है, उनके नाम से हम सभी परिचित हैं। जी हाँ, मैं इस मंच पर उपस्थित देश के जाने माने एथलीट श्री उमेश वर्मा की ही बात कर रहा हूँ। सदन में उपस्थित समस्त श्रोताओं से अनुरोध करता हूँ कि वे जोरदार तालियां बजाकर श्री वर्मा का स्वागत करें। श्री वर्मा ने राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त कर भारत का नाम रोशन किया है। आज उनकी उपस्थिति से हम सभी गौरव का अनुभव कर रहे हैं। अब मैं अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय से अनुरोध करता हूँ कि पुष्प गुच्छ देकर श्री वर्मा का स्वागत करें। प्रधानाचार्य महोदय। धन्यवाद ज्ञापन। सबसे पहले मैं आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री उमेश वर्मा के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमारे विद्यालय के खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान किया तथा उनका मनोबल बढ़ाया। उनकी उपस्थिति से हम सभी लोग गौरवान्वित हुए हैं। मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में भी उनकी कृपा हम लोगों पर इसी तरह बनी रहेगी। मैं अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ, जो सभी छात्रों को खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रेरित करते रहते हैं।
इसके अलावा मैं विद्यालय के क्रीड़ा विभाग के अध्यक्ष श्री रमाकांत शर्मा के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिनके निरंतर प्रयासों से छात्र खेलों में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। और अंत में मैं उन सभी अध्यापकों, कर्मचारियों, छात्र छात्राओं के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान किया है। धन्यवाद। साक्षात्कार। आपने देखा होगा रेडियो या टेलीविजन पर विशिष्ट व्यक्तियों के साक्षात्कार आते रहते हैं। इन साक्षात्कारों के माध्यम से श्रोताओं या दर्शकों को उस विशिष्ट व्यक्ति और उसके कार्यकलापों का विस्तृत परिचय कराया जाता है। इन विशिष्ट व्यक्तियों में राजनेता, साहित्यकार, संगीतकार, नृत्यांगना, खिलाड़ी, अभिनेता या अभिनेत्री, डॉक्टर, शिक्षाविद आदि कोई भी हो सकते हैं। इस तरह के साक्षात्कारों के लिए साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति पहले से प्रश्न लिखकर तैयार कर लेता है और इन प्रश्नों के उत्तर वह उस विशिष्ट व्यक्ति से पूछता है। कभी कभी कोई व्यक्ति अपने किसी परिचित व्यक्ति का परिचय दूसरों से करने के लिए भी साक्षात्कार के माध्यम को अपनाता है। वस्तुतः साक्षात्कार के माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति से उसका नाम, पता, स्थान, शिक्षा, योग्यताएं, रुचियां आदि का परिचय प्रकट कर सकते हैं। आपने सुना होगा कि जब लोग किसी संस्था में किसी पद के लिए आवेदन करते हैं तब भी उनका साक्षात्कार लिया जाता है और साक्षात्कार के आधार पर योग्य व्यक्ति का चयन किया जाता है। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि साक्षात्कार एक ऐसी विधा है जिसके माध्यम से हम किसी परिचित या अपरिचित व्यक्ति का परिचय या तो स्वयं प्रकट कर सकते हैं या उसका परिचय दूसरे लोगों को करा सकते हैं। साक्षात्कार के लिए प्रश्न निर्माण। साक्षात्कार के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। व्यक्ति का नाम, निवास स्थान, शैक्षिक योग्यताएं, प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, किस पद पर कार्यरत है, विशिष्ट कार्यों का वर्णन, जीवन की कोई अविस्मरणीय घटना, जीवन के प्रति दृष्टिकोण, दूसरों के प्रति करने के लिए संदेश आदि। साक्षात्कार संबंधी प्रश्नों के नमूने। किसी प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी के साक्षात्कार हेतु प्रश्न। 1. आपका पूरा नाम क्या है? 2. आप किस देश के निवासी हैं, यदि खिलाड़ी विदेशी है, या भारत में आपका जन्म किस स्थान पर हुआ? 3. आपके माता पिता क्या करते हैं? 4. आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? 5. क्रिकेट खेलना आपने कब से शुरू किया? 6. क्रिकेट खेलने की प्रेरणा आपको किससे मिली? 7. आप कहाँ या किस क्लब में क्रिकेट खेलते थे? 8. आपका चयन भारतीय क्रिकेट टीम में कब हुआ था? उस समय आपको कैसा लगा था? 9. क्या आप शुरू से ही बॉलर या बैट्समैन बनना चाहते थे? 10. आपको किस किस तरह की रुकावटें झेलनी पड़ी? 11. आप देश के क्रिकेट प्रेमी युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?